296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र, 167 बैठकें। आज हम लोगों के पास एक ऐसी किताब है जो हिंदुस्तान के कानून, तौर तरीके, रहन सहन, नौकरी, सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबको चलाने के लिए उसमें लिखा हुआ है। और जिस किताब को हम लोग भारत का संविधान कहते हैं। संविधान का मतलब देश की आज़ादी के बाद देश कैसे चलेगा उस चीज़ का जिक्र किया जाना। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें हर चीज़ के बारे में लिखा गया है कि कैसे पढ़ाई का व्यवस्था होगी, कैसे सरकार चलेगी, कैसे न्यायपालिका चलेगी, कैसे प्रशासन चलेगा और किसको किस तरह से रखा जाएगा, रहने का, देश में रहने का हक किसको होगा, देश में रहने का तरीका क्या होगा, हर चीज़ जिक्र किया गया। इस संविधान को लिखने के लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कमेटी जो बनी, उस कमेटी ने चुन चुन के चीज़ें लिखी गई। भारत में वैसे भी सब लोग जानते हैं कि भारत में तमाम जातियां हैं, 6000 से ऊपर जातियां हैं और उतनी ही करीब बोलियां हैं। लेकिन उन जातियों के लोगों को, उन बोलियों को एक किताब में समाहित करना भारतीय संविधान का में ही हो सकता था, बाकी और कहीं नहीं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं इस चर्चा में सीनियर एडवोकेट, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट, महफूज आलम जी, बनवारी लाल मौर्य जी भी सीनियर एडवोकेट हैं और अपना दल के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री हैं, भोला सिंह पटेल, आप भी सीनियर एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महफूज आलम जी से कि भारतीय संविधान में जो चीज़ है वो किस तरह से लिखी गई है और उसके माने क्या हैं, उसको लोग कैसे उसको फॉलो करना चाहिए। अब आपने टॉपिक रखा है भारतीय संविधान में अनेकता में एकता। तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा देश भी है। आप इस देश में अनेकता ऐसी देखेंगे कि अगर आप नागालैंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ की भाषा के साथ साथ शक्ल भी बदल जाती है। वहाँ दूसरी शक्ल के लोग होते हैं और जब आप केरल और तमिलनाडु साइड में जाते हैं तो आपको दूसरी शक्ल के लोग मिलते हैं। कश्मीर की तरफ जाते हैं तो दूसरी शक्ल के लोग मिलते हैं। उनकी भाषा भी बदल जाती है और शक्ल भी बदल जाती है। सच्चाई ये है कि ये भारत देश है, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, ये ऐसा टुकड़ा है कि यहाँ पर तरह तरह की जलवायु, हर प्रकार की जलवायु, हर प्रकार के फल, सब्जी, खाने पीने की चीज़ें, यानी ज़िंदगी जीने के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो इस ज़मीन के टुकड़े में पाई जाती हैं। ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया से लोग, इंसान ही नहीं जानवर भी, वहीं अपने आप को सहज और आराम महसूस करता है जहाँ पर उसको सब चीज़ की सुविधा होती है। तो पूरी दुनिया से लोग भाग कर, माइग्रेट करके, चल कर इस ज़मीन के टुकड़े पे आ गए और बस गए। इसीलिए इस ज़मीन के टुकड़े की खासियत ये है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा ही नहीं, भिन्न भिन्न शक्लों के लोग भी पाए जाते हैं। अगर आप चाइना जाएंगे तो सब एक शक्ल के वहाँ मिलेंगे, या किसी भी कंट्री का नाम लें, अफ्रीकन कंट्री जाएंगे एक शक्ल के लोग मिलेंगे वहाँ। लेकिन एक भारतीय देश हमारा ऐसा है जहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा तो बोलने वाले के साथ साथ भिन्न भिन्न शक्लों के भी लोग मिले। आसाम साइड का आदमी केरल साइड के आदमी से बिल्कुल नहीं मिलता, डिफरेंट। तो ये एक ऐसी पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आके बसे और आबाद हुए।
हमारे संविधान ने सबको एक तार में जोड़ा और सबको पिरोते हुए हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 से 30 जब आप देखेंगे, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये अनुच्छेद जब आप देखेंगे तो इसमें प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता दी गई, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई, इस धार्मिक तरीके से अपने को भी संस्कार करने की स्वतंत्रता दी गई। इस तरह से इन सब को एक धागे में पिरोए रखने का काम हमारे संविधान में जितना अनूठा है, उतना विश्व के किसी भी संविधान में इतनी अनूठी मिसाल नहीं मिलती है। और यही वजह है कि हम पूरे विश्व में तरह तरह की भाषाएं बोलने के बावजूद, तरह तरह की शक्लें रखने के बावजूद, तरह तरह के संप्रदायों में रहने के बावजूद, तरह तरह के अपने संस्कारों में विभिन्नता होने के बावजूद हमारे वहाँ की एकता पूरे विश्व में मानी जाती है। इतना बड़ा देश, करीब 1 अरब से 35 करोड़ की आबादी का देश, और एकता है इसके अंदर इतनी ज़्यादा कि पूरे विश्व में मिसाल है। भाई, यानी भारत वो देश है जहाँ पर पूरी दुनिया से आए लोग बसते चले गए, और भारत का हर कोना, किसी कोने में भी चले जाएं, वो कोना अलग एक तरह का, अपनी दुनिया का एक अलग देश का नज़ारा दिखाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भारत को पूरी तरह से घूम ले तो यानी उसने पूरी दुनिया घूम ली है। बनवारी लाल जी, आपने सुना कि भारतीय संविधान में एकता में अनेकता की जो बात है कि भारतीय संविधान को इतना ज़्यादा बड़ा और विशाल बनाकर और इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी को उस संविधान में ला के पिरो दिया गया, तो क्या लगता है कि ये संविधान अगर पूरे देश में इसी तरह से जैसे उसको सही से लागू कर दिया जाए तो क्या देश में खुशहाली आ सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद असलम साहब। भारत का संविधान इतना विशाल और इतना हृदय मर्मज्ञ है कि इसमें समस्त भाषाओं के लोग रहते हैं और अपने आप को अच्छा और सहज महसूस करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि देश को आज़ाद होने के 73 साल के बावजूद भारत का संविधान अभी धरातल पर नहीं पहुंच पाया है। जिस दिन धरातल पर पहुंच जाएगा, चाहे किसी भी कौम का व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत और असहज महसूस नहीं होगा। जी, आपने जो बात कही वो सही है कि अगर संविधान को धरातल पे आ जाए और संविधान को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो ये देश जैसे सोने की चिड़िया था वैसे ही हो जाएगा। जी, भारत हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, और अगर देखा जाए तो सोने की चिड़िया क्यों थी? महफूज भाई ने जैसे पहले कहा कि यहाँ हर तरह की जलवायु, हर तरह के लोग और हर तरह की फसलें और हर तरह का फल भारत में मौजूद है। भारतीय संविधान इन सबको पिरोने का काम करता है। उसने पिरोया इसको और इतना बड़ा संविधान लिखा गया। संविधान अच्छा है, इस बारे में आपकी क्या राय? भारतीय संविधान भारत में भारत के लोगों के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के हिसाब से बनाया गया। इसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने किया और इसका फॉर्मुलेशन जो है लागू किया जाना 26 जनवरी 1949 में हुआ था। अब देश में स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों का राज्य था, जिसमें भारत के नागरिकों को
किसी प्रकार के नागरिक अधिकार नहीं थे। और उससे पहले भी जो राजा राज्य करते थे उस समय भी देश के नागरिकों को कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ देश के नागरिकों को अधिकार था तो वो टैक्स देना था। टैक्स देने के अतिरिक्त उनके पास कोई अधिकार नहीं होता था। चूँकि देश का सर्वोच्च व्यक्ति राजा होता था और वो रानी के पेट से पैदा होता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने इसको मत पत्र से पैदा होने की व्यवस्था भारतीय संविधान में व्यवस्थित की। साथ ही हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और जो एक साथ भारतवर्ष में रहते हैं। धर्म तो पूरे भारतवर्ष में अनेक हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान का मर्म है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का जो नारा दिया गया उस पर सभी धर्मों से ऊपर है। क्योंकि धर्ममेव जयते जिसको कहा जाता है तो धर्ममेव जयते इसलिए नहीं हो सकता सभी से ऊपर, क्योंकि सबका धर्म अपना अपना अलग है, उनकी संस्कृत है, वो अपने अपने संस्कृत के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से उसको बनाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान ने सभी धर्मों को, सभी संस्कृतियों को एक जगह पर करके रख के व्यवस्थित करके संविधान बना दिया गया। अब जब हम भारतीय संविधान में जाएंगे आर्टिकल 19 और 21, तो ये आर्टिकल 19 और 21 भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार हैं। कोई भी नागरिक मत देने का अधिकारी होगा, उसे नहीं रोका जा सकता कि वो स्त्री है, पुरुष है, दलित है, मुस्लिम है। वो देश के किसी भी हिस्से में जाके बस सकता है, वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर के अपना जीवन यापन कर सकता है और उसे जीने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। ये भारतीय संविधान हमारा प्रदत्त करता है। और साथ ही भारतीय संविधान सभी ग्रंथों से पवित्र है, क्योंकि धर्म ग्रंथ जो हैं वो केवल अपने ही व्यक्तियों के लिए, अपनी ही जातियों के लिए, अपने कौम के लिए बात करते हैं, लेकिन संविधान पूरे हिंदुस्तान की जातियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, बोलियों के लिए व्यवस्थित करता है। ना सिंह जी, भारतीय संविधान अनेकता में एकता अगर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हर तरह के लोगों के लिए, तबके के लिए उनके रहन सहन, तौर तरीके, बोली, भाषा, हर चीज़ का जिक्र किया गया। यहाँ तक कि सरकार चलाने बनाने और प्रशासन चलाने बनाने सबका जिक्र किया गया। आप क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान की क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय संविधान ये माना जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें हर तबके के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी दी गई है। इसके पहले जब संविधान लागू नहीं था, उसके पहले हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर ऊंच नीच, छुआछूत जैसी बीमारियां फैली हुई थी। लोग एक दूसरे को साथ बैठाना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे की थाली में खाते नहीं थे, एक दूसरे घर में नहीं खाते थे, एक दूसरे, यहाँ तक कि एक दूसरे का छुआ हुआ भी नहीं खाते थे। इस तरह से एक वर्ग को एक अछूत की नज़र से देखा जाता था। लेकिन भारतीय संविधान ने उन सबको बराबर का दर्जा दिया और ये आया कि जो इस तरह के छुआछूत का उतरेगा वो दंड का भागी हो। तो इस तरह से भारतीय संविधान ने छोटे बड़े, ऊंच नीच को ख़त्म करके सबको समान दर्जा दिया और सबको अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार दिया। हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपनी बात को समाज में, अपने बीच में या किसी स्टेज पर अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, कह सकता है, उसको पूर्ण आज़ादी है। महफूज आलम जी, ये भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार
जो दिया गया है समानता का अधिकार, तो क्या उसको पूरी तरह से आज इस वक्त लागू है वो समानता का अधिकार? देश में लोग एक समान नागरिक की तरह रह रहे हैं? जो मंशा है भारतीय संविधान की, क्या वो मंशा पूरी होती दिख रही है इस टाइम? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान है, उसको समान अधिकार प्राप्त हैं। और भारतीय संविधान की जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना जो होती है किसी भी किताब की, वो उस किताब का निचोड़ होता है, उद्देश्य होता है कि ये किस उद्देश्य के लिए ये किताब बनाई गई है। और जब हम उस संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पहला शब्द उसके अंदर हमको मिलता है, हम भारत के लोग, और आखिरी शब्द मिलता है इस संविधान को स्वीकार करते हैं। तो हमने स्वीकार किया है, हम मतलब भारत की जनता, भारत के नागरिक, और समता का अधिकार नहीं, पूरा संविधान हमारे भारत में लागू है, अभी लागू है, और हमको मानना हमारा परम कर्तव्य है। अब असलम साहब, मैं आपको बताता हूं कि संविधान होता क्या चीज़ है। आपके घर का भी अपना एक संविधान है, वो घर के अंदर लागू है, घर की चार दीवारी के अंदर लागू है। आपने अपने घर के अंदर के कुछ नियम बना रखे हैं कि इतने बजे के बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा, या दरवाजे पे बेल लगी हुई है, जो आएगा तो किस तरह आएगा, कौन कितने बजे आएगा, किस तरह से कहाँ रहा जाएगा, कौन कमरे में क्या होगा, ये आपने अपना संविधान अपने घर के अंदर का बना रखा है। इसी तरह से देश का संविधान बना है, वो देश के लिए बना है कि हमारे देश के लिए क्या चीज़ सही है और क्या होना चाहिए, उसको उसमें सारे नियम दिए गए हैं, सारे प्राविधान दिए गए हैं। तो समता का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार का भी एक प्राविधान है आर्टिकल 16 में, ये पूरी तरह लागू है। और ये हमारे देश की जो सरकारें बनती हैं, जो चुनी जाती हैं लोकतंत्र में, उनका पूरा कर्तव्य है कि उनका पहला किताब, पहली नियमावली संविधान ही होना चाहिए। देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं चलेगा। और कोई नियम भी अगर बनाए जाएंगे तो वो संविधान के अंतर्गत बनाए जाएंगे। संविधान को क्रॉस अगर कोई नियम करेगा तो वो नियम अल्ट्रा वायरस माना जाता है, विधि विरुद्ध माना जाता है। तो संविधान का पालन करना तो परम कर्तव्य है लोकतंत्र में सरकार का, और वो कर रही है, करेगी, करना चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो वो अल्ट्रा वायरस से विधि विरुद्ध चीज़ है। समानता का अधिकार नहीं, सारे प्राविधान, सारे अनुच्छेद और सारे प्राविधान जो हैं, पूर्ण रूपेण लागू करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। जी, आपने सुना कि महफूज आलम जी ने भी जो से बताया कि संविधान को मानना हर सरकार का पहला कर्तव्य है। संविधान में दी गई शक्तियाँ, जो सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं संविधान में, उन शक्तियों का इस्तेमाल सरकार किस तरह करती है, और उन शक्तियों से आम जनता को, जो जनता के ऊपर भी ये संविधान लागू होता है, जनता को उन शक्तियों को, जो सरकार को दी गई शक्तियाँ, उन शक्तियों का अगर इस्तेमाल करती है तो जनता को उससे फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, ये भी संविधान में दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि सरकारें फ़ायदा पहुंचा रही हैं या जनता का नुकसान कर रही हैं? सरकारों की मंशा सदैव जनता का हित होता है, उसी में जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, तभी जनता का हित होता है। जैसे संविधान की धारा 16 में, 16(4) में या 15(4) में पिछड़े वर्गों के लिए प्राविधान किए गए हैं, लेकिन जो हमारे सलाहकार हैं
सरकार के, वो अपनी सही सलाह नहीं दे पाते हैं, जिसका कारण है कि आज केंद्र सरकार में किसी भी विभाग में पिछड़े वर्गों के पद भरे नहीं गए हैं। जबकि 73 वर्ष बीत जाने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान की मंशा धरातल पर नहीं पहुंच पाई है। जैसे आज आप देख रहे हैं नीट का मुद्दा या अध्यापकों की भर्ती का मुद्दा या मध्य प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा। मध्य प्रदेश भारत का पहला देश है जिसमें प्रदेश सरकार ने गणना करके उच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल किया कि पिछड़े वर्गों की आबादी 51% से अधिक है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ 27% आरक्षण नहीं हो पा रहा। उसी तरीके भारत सरकार में पिछड़े वर्गों के लिए जिस तरीके 27% आरक्षण लागू है, उसी तरीके अनुसूचित जाति के लिए भी लागू है, लेकिन एक ही संविधान की मंशा के अनुरूप नीट की परीक्षा में ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा, जबकि अनुसूचित जाति को दिया जा रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि हमारी सरकार को हमारे सलाहकार सही तरीके से सही उचित सलाह नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। जबकि भारतीय संविधान में बराबर सभी के लिए बराबर अधिकार दिए गए हैं, उसमें कहीं कोई द्वेष भावना से नहीं चिन्हित किया गया है, नहीं किया गया है किसी भी वर्ग किसी भी के लिए। भोला सिंह जी, भारतीय संविधान में आरक्षण का जो शब्द आया तो संविधान के हिसाब से 10 साल के लिए आरक्षण किया गया था। यह आरक्षण इसलिए किया गया था कि आज़ादी के टाइम जो एक वर्ग पिछड़ा था, जिसको अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की श्रेणी में लाया जाता है, ओबीसी और SC ST, उनके लिए आरक्षण किया गया। राजनीतिक सीटों पे जो है चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के लिए सीटें रिज़र्व की गई 10 साल के लिए। तमाम चीज़ें ऐसी थीं जो 10 साल के लिए केवल की गई थी, लेकिन वो आज तक वैसे ही चली आ रही हैं। ना उसमें कोई संशोधन किया गया, ना कोई बदलाव किया गया, और 10 साल बाद बढ़ाते चले जा रहे हैं। आखिर संविधान की जो मंशा थी, ये मंशा क्यों नहीं मानी जा रही है? रिजर्वेशन जो बनाया गया आज़ादी के बाद, उस समय देश की विभिन्न जातियां, जिसमें 15% लोग ही संपन्न थे, बाकी 85% लोग गरीब थे, दलित थे, कुचले थे। उनके उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि जो 85% व्यक्ति है, दबा है, कुचला है, जिसके पास खाने तक के लिए भी साधन मैसर नहीं थे, इसलिए बनाया गया। और ये कह करके बनाया गया कि भाई जो 85% व्यक्ति है वो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, राजनैतिक रूप से पिछड़ा है, यानी कि समाज में और राजनीति में हर जगह वो पिछड़ा था, उसे उसके अधिकार नहीं मिल रहे थे। इस वजह से 10 साल के लिए बनाया गया। लेकिन ये नहीं कहा गया है संविधान में कि साहब उसको समाप्त कर दिया जाए, या 10 साल के लिए बनाया गया। लेकिन ये कहा, ये भी तो है कि कहा काल, समय और परिस्थितियों के अनुसार अगर समानता नहीं आई है, इसीलिए समानता का अधिकार की संविधान में रखा गया कि ये देखेगी, देखा जाएगा। संविधान की समीक्षा करने वाले ये देखेंगे, सरकारें देखेंगी कि नहीं साहब अभी तक समानता नहीं हुई है तो उसे बढ़ाया जा सकता है, और यही कारण है कि आरक्षण को बराबर बढ़ाया जाता है। अच्छा, चूंकि संविधान निर्माण करने वाले लोगों ने ये अंदर से महसूस किया था कि जो 15% व्यक्ति है जो सत्ता पर शुरू से राजतंत्र के समय, ब्रिटानिया राज के समय काबिज था, और वो भारतीय संविधान बनने के बाद अपने साधन
के कारण वो खरीद सकता है। इस वजह से ये बनाया गया था कि वो साहब वो तो खरीद लेगा, वो सत्ता पे काबिज हो जाएगा। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि धरातल पे जो है सरकार की मंशा, संविधान की मंशा ये है कि सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया जाए, लेकिन अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग के तमाम लोग इस हैसियत पे नहीं हैं कि वो इलेक्शन का खर्चा उठा सकें। होता यह है कि बड़े बड़े संपन्न लोग अपने नौकरों को, खेतिहर मजदूर जो उनके यहाँ काम करते हैं, उनको लड़ा देते हैं और वो जीत कर तो आ जाते हैं, लेकिन सत्ता का जो काम है वो नहीं कर पाते। इसलिए आरक्षण का बढ़ाया जाना आवश्यक।